सेल हमने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैंने सेल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, जैसा कि मैं आज भी बताने वाली हूँ। सो अपने कॉपी देखो बच्चों, एक और छोटी सी बात, यदि हम कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो हम चीज़ों को राइट डाउन कर पाएंगे, पेन डाउन कर पाएंगे। देखो जब हम सुनते हैं ना, ये मेरी भी एक मतलब हर इंसान की एक मतलब रहती है ना, माइंड सेट रहता है कि हम सुन रहे हैं हमें आ रहा है, हम सुन रहे हैं हमें आ रहा है, हम जब वीडियो देखते हैं हमें आ रहा है। आफ्टर सम टाइम हम जब दूसरा वीडियो देखते हैं, तो पहले वीडियो के बारे में हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो सिर्फ वीडियो देख रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि कॉपी नोट्स ज़रूर बनाओ। कॉपी नोट्स का मतलब ये नहीं था कि आप ये सब छाप लो, है ना। अपनी बुक लेकर के बैठो, ठीक है, बुक लो, और जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, या हो सकता है कुछ चीज़ों को यहाँ पर एकदम सरलीकृत करके लिखा गया हो कि कहाँ पर अभी कोशिका आवरण इसके रूपांतरण यहाँ पर है, हो सकता है कुछ लाइनें बहुत सरल की करके लिखा हो हमने, है ना। एज इट इज़ बुक से तो हम भी नहीं लेते, है कि नहीं। तो आप उसको अंडरलाइन करते जाओ बुक में, है ना। और जो चीज़ें लिखने की है, जो हमने सब टॉपिक बनाए हैं या टॉपिक बनाए हैं या किसी को फ्लो चार्ट में दिखाया है, किसी को पूरा इंडेक्स बना करके दिखाया है, वो चीज़ आप पेन डाउन करते जाओ, ताकि और जो जो चीज़ें हम इंपॉर्टेंट बोलते जाते हैं वहाँ पर शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाओ। इससे क्या होगा कि आप जब फर्स्ट, मान लीजिए मैं सेकंड वीडियो पढ़ा रही हूँ अभी, है ना, मैं भी सेकंड वीडियो पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट वीडियो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख चुके हो, आपको समझ में आ गया। अब वो कॉपी और वो बुक लेकर के बैठो जहाँ पर आपने शॉर्ट चीज़ें लिखी है या फिर अंडरलाइन करी है या जो भी चीज़ आपने करी है। सेकंड वीडियो आप जब देखते हो तो हमेशा आपको पता है कोरिलेट होता है जब तक कि टॉपिक चेंज ना हो, है ना। तो अभी अपनी कोशिका ही चल रही है, तो नेचुरल सी बात है फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके कोरिलेशन में होंगे, कोरिलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो कॉपी लेकर के बैठना है, ताकि पीछे वाली चीज़ें भी हमारी छूटती ना जाए, हमें चीज़ें रिकॉल हो जाए। हो सकता है आज तीसरे वाले पार्ट में मैं दूसरे पार्ट की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आज तीसरे पार्ट में मैं दूसरे पार्ट की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, तो क्या करोगे, क्या करोगे, दिमाग में फीड रख लोगे सब चीज़ें। पॉसिबल नहीं होता है अपन एक बार में। देखो जब अपन एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हो तो कितना बर्डन होता है, और एग्ज़ाम टाइम में जैसे ही हम लिखते हैं हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, तभी तो आज यहाँ पर आई हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि एक साथ माइंड में बर्डन ना हो और आप चीज़ों को खिचड़ी ना बना दें। गेट इट। तो हमें पेन डाउन करना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। बहुत सारी बातें कर ली हमने। तो कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण हम देखेंगे। जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जो जीवाणु है, यानी कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की बात हो रही है, हाँ या ना। तो ये बैक्टीरिया की जो बात हो रही है, यह क्या कह रहा है कि जो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं वो एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण मिलता है वहाँ पे, है ना। सेल वॉल मिलती है, उसके अलावा उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, हाँ या ना। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से, फाइन, ये हमने देखा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल वॉल है, और इसके ऊपर कुछ ग्लाइकोकैलिक्स भी हो सकते हैं या फिर स्लाइम लेयर भी हो सकती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स भी हो सकती है, या फिर ये एक स्लाइम लेयर भी हो सकती है ना। ये ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अभी हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स होती है ऊपर, जो दो तरह की हो सकती है, एक होती है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। ये सिर्फ अभी देखना है, समझना नहीं है, फाइन। तो इनकी कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। हमने कितनी बनाई है, एक 1 है ना, 1 2 और ये 3 संरचना बनाई है। 3 स्तर की बात हो रही है हमारी बुक में भी, एनसीईआरटी में भी 3 बातें हो रही है। बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स, बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स, यही बोला मैंने। फिर बोल रहा है कोशिका भित्ति, यस हमने भी तो यही बोला है, सेल वॉल। CWSW होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क और होमवर्क नहीं है, ये है हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये सेल वॉल है हमारी। फिर ये बोल रहा है कि जो सबसे अंदर वाली जो परत है वो क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली, दैट मीन्स हमारी PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गेट इट।
शॉर्ट फॉर्म लिखने से क्या होता है, बड़े हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, और चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सबसे अंदर वाली जीव द्रव्य झिल्ली। किसने सर्च किया था, स्लाइडेन ने या स्वान ने? मैंने कहा ना, मैं हो सकता है जो सेकंड वीडियो हमने पढ़ा है या सेकंड थर्ड जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिलेट कर लूँ, है ना। तो हमने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसने सर्च किया है, स्वान ने, जो जूलॉजिस्ट थे। याद आ गया, स्वान क्यों बोला, क्योंकि डक जो होती है या हंस होती है, जो भी उसका हिंदी नेम है आप देख लीजिएगा, स्वान होती है वो क्या होती है, एनिमल होती है। तो जूलॉजिस्ट याद करवाया था मैंने, और उन्होंने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोजा था। आया समझ में, हो गया। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य विभिन्न भिन्न है। अब ग्लाइकोकैलिक्स है, उसका कार्य अलग होगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका कार्य अलग होगा। सेल वॉल है, इसका कार्य भी अलग होगा। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा की इकाई बनाते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर के, है ना। कौन कौन सी, देखो, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस CW प्लस PM, है ना। ये तीनों मिलकर के क्या कर रही हैं, सुरक्षा का कार्य कर रही है, उसको एक सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, एज अ गार्ड काम कर रही है कि तुम करो जो करना है, हम हैं, तुम करो जो करना है, हम हैं। यदि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तो सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी रक्षा करेगी कि हम हैं, तुम अपने नुकसान करो उसके अंदर जाकर के, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण, जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण तथा ग्राम अभिरंजन विधि के आधार पर। अब ये ग्राम कौन थे, है ना, आप यही सोच रहे होंगे कि अब ये ग्राम कौन थे। तो एक ग्राम करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिफरेंशिएट किया। अगेन आई रिपीट, जो क्रिश्चियन ग्राम नाम था इनका, क्रिश्चियन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो बेसिकली दो भागों में विभाजित कर दिया। किस आधार पे, उनकी कोशिका भित्ति के आधार पे। लिख लो ये लाइन, यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्रिश्चियन ग्राम ने, ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरिया को दो वर्गों में विभाजित किया। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पे एवं अभिरंजन के आधार पे। अभिरंजन यानी कि डाई करना, यानी कि स्टेन देना। स्टेन बोले तो जैसे कि क्या होता है कि गाँवों में क्या होता है, या जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री होती है टाई एंड डाई वाली, जिसमें अभिरंजन किया जाता है, या चादरों की देख लो, बेडशीट की देख लो, किसी की भी देख लो, है ना, जहाँ कपड़ों को रंग दिया जाता है ना, कपड़ों को रंग दिया जाता है। तो वो कपड़ों को रंग कैसे, जैसे हमारी जीन्स है, फीकी पड़ गई, नीले रंग की जीन्स है, फीकी पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, उसमें नीला रंग डाल करके, गर्म पानी में डाल करके, मांड के साथ डाल करके ऐसे छड़ाते हैं। याद है, करा है कभी घर में? हमने किया, हमने ट्राई किया था, हमारे सर ने बताया था, तो हमने घर पे ट्राई किया था। तो उन्होंने क्या किया, हमने टाई एंड डाई किया, तो हमारी जो जीन्स है वो ब्लू कलर की वापस से हो गई। तो हमने क्या किया, उसको अभिरंजन दिया, स्टेन किया। क्या किया, स्टेन। क्या बोलते हैं अभिरंजन को, स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, स्टेनिंग। अभिरंजन करना यानी कि स्टेनिंग, और अभिरंजक, है ना, अभिरंजन यानी स्टेनिंग, और अभिरंजक यानी स्टेन, है ना। आया समझ में? जो कलर हम देते हैं उसको स्टेन कहते हैं, जो कलर हम देना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, वो स्टेन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टेनिंग करना। क्लियर हो गई बात? तो जो ग्राम थे उन्होंने क्या किया, जो ग्राम थे साइंटिस्ट, है ना भाई, ग्राम दाल वाला एक तो इंग्लिश में बोलते हैं, एक अपन किलोग्राम और ग्राम, ये वाली चीज़ें मत करना प्लीज़, ठीक है। स्टेनिंग के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग दिया, और स्टेनिंग जब देखा इन्होंने, तो देखा कि अरे बैक्टीरिया तो दो वर्गों में विभाजित हो रहा है, एक हो रहा है ग्राम पॉजिटिव और एक हो रहा है ग्राम नेगेटिव। कैसे होता है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी, गेट इट। तो क्या किया इन्होंने, दो तरीके से देखा। एक तो हो गया ग्राम ऋणात्मक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, कहाँ लिखूं, ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया, ठीक है। और ये किस आधार पे हुआ? सेल वॉल के आधार पर। किसके आधार पे हुआ बच्चों? सेल वॉल के स्टेनिंग के आधार पर जो ग्राम थे उन्होंने इसको 2 वर्गों में विभाजित किया। ये लाइन समझ में आ गई क्या? नहीं तो फिर बाद में बोलोगे अरे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे आया? और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, सेल वॉल पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज अवेयर हो जाओ, यदि इधर उधर दिमाग है तो प्लीज एक जगह पे ले आओ, गेट इट? नहीं तो अभी वीडियो बंद कर दो, थोड़ी देर बाद में सुन लेना। अभी वीडियो बंद कर दो, थोड़ी देर बाद में सुन लेना यदि दिमाग में कुछ और चीजें चल रही है तो ग्राम धनात्मक यानी कि अब ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अपन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर रहे हैं। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक कहते हैं। और उदाहरण है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब बच्चों इसको छोड़ो, लिखा हुआ छोड़ो, समझना शुरू करो, ठीक है। समझना शुरू करेंगे तो अपन कलर चेंज करेंगे जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। ये है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके लिए मैंने एक और चीज सोची है कि मैं आपको इस पे समझाऊं। व्हाट यू थिंक? मजा आएगा ना? अब रुको 2 मिनट, ये लो येलो कलर समझेंगे। अपन बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ठीक है, और ग्राम ऐसे कर दूं क्या? नेगेटिव बैक्टीरिया। लिखने में थोड़ा सा वो हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फाइन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्टेनिंग की बात कर रहे हैं अपन, है ना? स्टेनिंग की बात कर रहे हैं यानी कि अभिरंजन की, अभिरंजन की बात कर रहे हैं और इसमें भी ये बात कर रहे हैं। अभी हमने एक लाइन पढ़ी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है यदि वो ग्राम स्टेन ले लेती है, यदि वो ग्राम स्टेनिंग ले लेगी तो उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि ले लिया। भैया देखो 2 बंदे हैं, अब एक और तीसरा बंदा है, इधर समझ लो एक बार। एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा है कोई सी, ठीक है। या छोड़ो, सी छोड़ दो, ए बी में ही देख लेते हैं। अब क्या हुआ? ए है, 1 रुपया है यानी कि 1 रुपया, एक कॉइन है ना, एक कॉइन है। अब ये एक कॉइन इसको मिल गया तो इसके पास पहले 9 रुपए थे, इसके पास पहले 9 रुपए थे, है ना, और इसके पास 7 रुपए हैं, है ना। अभी इसके पास 7 रुपए, इसके पास 9 रुपए है। पहले इसको ए को 1 रुपया पाया, 1 रुपया पाया तो इसने क्या किया? ये 1 रुपया अपने पास कर लिया तो 9 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 10। यानी कि ये क्या हुआ? जुड़ गया, यानी कि ये क्या हुआ? जुड़ गया। तो कोई चीज अपन जब ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं तो हमारे पास ऐड हो जाती है, वो चीज जुड़ जाती है हमारे साथ, जो भी सामान था उसमें जुड़ जाती है वो चीज। तो ग्राम पॉजिटिव समझ गए। वहां पर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक अभिरंजन दिया तो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने ग्रहण कर लिया तो वो क्या हो गया? ग्राम पॉजिटिव। उसने ग्रहण कर लिया, एड ऑन कर लिया तो ये ग्राम पॉजिटिव हो गया यानी कि धनात्मक हो गया। अब ये 7 रुपए थे इसके पास, इसका ये 1 रुपया गिर गया था जो पॉजिटिव वाले को मिल गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? माइनस हो गया कितने का? 1 का। तो यहाँ पर कितना बचा इसके पास? 6। यहाँ पर कितना बचा? 6। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यानी कि इसने ना तो लिया बल्कि इसका एक और चला गया, तो ये कैसे हो गया? ऋणात्मक हो गया। ये समझ में आ गई क्या? धनात्मक ऋणात्मक कब बोलते हैं? जब अपने पास कुछ है तो अपन पॉजिटिव है, अपने पास कुछ चला गया तो अपन नेगेटिव है। आया समझ में? भाई कोई सामने वाला दे रहा था और मैंने ग्रहण कर लिया तो मैं धनवान हो गई, सामने वाले ने नहीं किया तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको मैं डिलीट कर रही हूं। आया समझ में? अब अपन बात करेंगे हकीकत वाली, जिस मुद्दे पे हमें जाना है एक्चुअली। ये सब चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। समझ में आए तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, क्योंकि अभी हमको ये भी समझ में आएगा। फाइन। अब क्या हुआ? हमारे पास, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है पेरी प्लाज्मिक
स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और ये होती है सेल वॉल। ठीक है, ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, कौन सा, ये वाला। रुको एक मिनट, ड्राइंग बना रही हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाएगी, याद भी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हो गई सेल वॉल। ये इन दोनों के बीच में, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक अवकाश होता है। देखो, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक अवकाश होता है, एक गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म। ठीक है, इसमें एक द्रव, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही इस स्पेस के मध्य भी एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ फॉर योर नॉलेज। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक होता है। अब क्या हुआ, ये तो मैंने बनाया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अब मैं बनाऊंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कलर ही चेंज कर रही हूं मैं ताकि समझ में आ जाएगा। अभी रुको बच्चों, मैं ना समझा रही हूँ आपको, डोंट वरी, सब चीजें अपन को समझ में आ जाएगी। अरे यार, ठीक है, ये हमारा बन गया डायग्राम। तो ये तो हो गया सेल वॉल, ठीक है, ये हो गया पेरिप्लाज्मिक स्पेस, है ना, और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है डायग्राम? एक बार मैं एकदम कॉर्नर में जा रही हूँ, अच्छे से देख लो। ठीक है, ये दोनों की सेल वॉल देख रहे हो, फिर हम बोल रहे हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अभी बाद में हम बात करेंगे क्या 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 नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे, देखो अभी जो मुद्दा है बात करने का वो है हमारा सेल वॉल का, जो मुद्दा है हमारी बात करने का वो किसका है, सेल वॉल का। अब आप देखो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिन है ना, यानी कि पतली है। ये बोल रही हूं मैं, थिन है ना, जो इसकी सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो कैसी है, पतली है। जबकि हम जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करेंगे तो ये कैसी है, थिक है। ठीक है, यानी कि ये मोटी है, हाँ या ना, मैं ये बोल रही हूँ, ये कैसी है, मोटी है, और ये थिन है। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए समझ लो, क्वेश्चन आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। गलत, पॉजिटिव की थिक होती है और थिन किसकी होती है, नेगेटिव की। बच्चों देखो, जब हम गलती करते हैं ना और हमें पता है ये गलती हुई है तो उसको हमें सुधार लेना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल तो क्या है, मोटी है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो क्या है, पतली है। और ग्राम पॉजिटिव इधर रखती हूँ, ये ग्राम पॉजिटिव है, इसकी सेल वॉल मोटी है, और ये नेगेटिव है, इसकी सेल वॉल पतली है। क्लियर बात? ये बात याद रखनी है, समझनी है, क्यों, अभी आएगा आगे। अब देखो यहाँ पे जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, एक तो यहाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और एक यहाँ पेरिप्लाज्मिक, जो सेल वॉल ऑफ पॉजिटिव
सेल वॉल पेरिप्लाज्मिक स्पेस और पेरिप्लाज्मिक, ठीक है, जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ये होगा पतला, ठीक है, कम होगा, क्या होगा, लेस होगा, लेकिन पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ किसका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होगा ज्यादा। अपोजिट हो गई, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर कम है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक्चुअल है। अब देखो जो मुद्दा है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने किया स्टेनिंग प्रोसीजर, क्या किया, स्टेनिंग, है ना, हमने अभिरंजन की क्रिया किया। तो अभिरंजन में कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें, एक तो चाहिए क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, एक चाहिए हमें आयोडीन, एक हमें चाहिए अल्कोहल। क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और अल्कोहल। देखें अपन जरा, कहाँ देखें, स्टेनिंग का प्रोसीजर यहाँ देखते हो। सबसे पहले तो हमें चाहिए, हिंदी में लिख देती हूँ, है ना, हिंदी में लिख देती हूँ, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट चाहिए। फिर दूसरा हमें चाहिए आयोडीन, सॉरी हिंदी में लिखना था, आयोडीन, अभी लिख के फिर हट जाऊंगी। और थर्ड हमें चाहिए अल्कोहल, अल्कोहल भी हो सकता है और एसीटोन भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल भी हो सकता है और एसीटोन भी हो सकता है। तो हमने देखा क्रिस्टल वॉयलेट है, आयोडीन है और अल्कोहल है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए बेसिकली, और वाटर भी चाहिए होता है धोने के लिए, ठीक है। एक बार ये आपको समझ में आ गया, एक बार अपन एक और स्लाइड जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हमने ली एक स्लाइड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बड़े होने पर आपको आएगी, लेकिन हो सकता है आपको ये लैब में करवा दे, है ना, आपके एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको करवा दे, तो ये समझ लो, ये है स्लाइड, इसको बोलते हैं अपन कांच की एक पतली स्लाइड होती है, कांच की एक पतली स्लाइड होती है। इस स्लाइड पर यहां पर अपन रख रहे हैं अपना बैक्टीरिया। अब हमें ये बताना है इस बैक्टीरिया में कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपको एक बैक्टीरिया का सैंपल दे दिया जाता है, आपको एक बैक्टीरिया दिया जाता है, आपको अभी नहीं पता है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फाइन। तो मैंने क्या किया, एक स्लाइड ली, उस पर अपना स्पेसिमेन रखा, ठीक है, बैक्टीरिया, इसको हम सैंपल भी बोलते हैं, स्पेसिमेन भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जो समझा रही वो समझो। स्पेसिमेन अपन ने यहाँ पे बैक्टीरिया रख लिया, ये अपन ने रख लिया बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, अपन ने क्या बोला, अपन को ग्राम स्टेनिंग करनी है, क्या करनी है, इधर देखो, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, क्या करनी है, ग्राम स्टेनिंग करनी है। और ये इस स्टेनिंग के द्वारा हम पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया जो हमें मिला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, मैंने क्या किया, इस पर, इस बैक्टीरिया पे क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, वो मैंने हिंदी शायद गलत लिख दी है वहां पे, एक बार देख लेना, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। तो ये वॉयलेट है तो ये कैसे रंग का होगा, सीधी सी बात है, वॉयलेट कलर देखा है आपने, वॉयलेट नीले रंग का होता है, तो ये वॉयलेट कलर मैंने इस पे डाला, है ना, मैंने ये पोर कर दिया, ये लो वॉयलेट कलर इस पे आ गया। अब क्या किया, मैंने इसको धोया, दूसरा स्टेप क्या है, मैंने इसको वॉश किया, ठीक है, वॉश किया, ठीक है, किससे किया हमने वॉश, इसको टैप वाटर से भी कर सकते हैं और हम करेंगे फिर अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल नहीं, सॉरी, सबसे पहले अपन वॉश करेंगे टैप वाटर यानी कि नल के पानी के द्वारा, नल के पानी के द्वारा हमने इसको वॉश कर लिया, है ना। फिर अपन अभी अल्कोहल नहीं डालेंगे, ठीक है, यहां से रफ कर दो, एक मिनट रुको, है ना। फिर अपन क्या डालेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट हमने डाल दिया नीले रंग का, अब हमने इसको पानी से धो दिया। अब हम डालेंगे इस पे आयोडीन, आयोडीन हमेशा पिंक कलर की होती है या आप बोल सकते हो रेड कलर की होती है, ठीक है, पिंक और रेड कलर की होती है, ये अभिरंजन है, स्टेन है ये।
आयोडीन, अब मैंने इस पे डाल दिया आयोडीन, ये लो आयोडीन डाल दिया। अब मैंने इसको धोया अल्कोहल से, अल्कोहल या फिर एसीटोन से, अल्कोहल या फिर एसीटोन से। आपको देखो मैं लिख तो रही हूँ, आपको मैं बोल भी रही हूँ, तो आपको इंग्लिश से हिंदी समझ में आ रही है ना। अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये एसीटोन है, ये आयोडीन है, ये पिंक और रेड कलर का होता है, ये हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है। वहाँ मैंने गलत लिख दिया है ना, क्रिस्टल, शायद क्रिस्टल वॉयलेट है। तो ये क्रिस्टल वॉयलेट कैसा होता है, नीले रंग का होता है। सबसे मैंने पहले इस पे डाला नीले रंग का क्रिस्टल वॉयलेट, फिर इसको पानी से धो दिया, फिर मैंने इस पे डाला आयोडीन, फिर मैंने इसको अल्कोहल से धोया। अब यदि, अब जो मेन मुद्दा है सुन लो, ये करने के बाद हमने, अब मैंने अल्कोहल से जब इसको धोया ना, अल्कोहल से जब मैंने इसको वॉश किया, यदि ये नीले रंग का होगा, यदि ये नीले रंग का होगा धोने के बाद, लास्ट में जब धोया अल्कोहल से, और यदि ये नीले रंग का होगा बैक्टीरिया, तो ये ग्राम पॉजिटिव होगा। और यदि ये पिंक कलर का होगा या फिर हल्के लाल रंग का सा आपको दिखेगा, वैसे तो पिंक कलर का ही दिखता है, या फिर रेड कलर का दिखेगा, तो ये ग्राम नेगेटिव होगा। ये होती है ग्राम स्टैनिंग, अभिरंजन, है ना। हमने इसको अभिरंजन क्रिया द्वारा देखा कि हमने बैक्टीरिया लिया, हमें पता लगाना है ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, स्लाइड ली, स्लाइड पे आपने सैंपल रखा, सैंपल के बाद आपने सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, नीले रंग का अभिरंजन, फिर इसको वॉश कर दिया, फिर आपने इस पे आयोडीन डाला जो कि रेड या पिंक कलर का होता है, फिर आपने इसको अल्कोहल से वॉश किया। अल्कोहल से जब वॉश किया तो यदि इसमें नीला रंग आ गया तो ये पॉजिटिव होगा, तो आप इसको बोल दोगे ग्राम पॉजिटिव है। यदि इसने पिंक कलर लिया तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। क्लियर बात। अब आगे वापस से चल रहे हैं अपन जगह पे, हमने देख लिया। अब आप बोलोगे कि मैम क्या रीज़न है कि जो क्रिस्टल वॉयलेट वाला जब अपन डालेंगे पॉजिटिव कलर लेगा ज़्यादा और नेगेटिव लेगा कम। वापस से मैं क्वेश्चन दोहरा रही हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है इसने नीला रंग क्यों लिया ज़्यादा, मतलब ये नीला रंग क्यों ले रहा है, पिंक वाला मतलब ये क्यों नहीं ले रहा नेगेटिव। क्योंकि देखो बच्चों, जो सेल वॉल है आपको पता है ये मोटी है, ये मोटी है ना, ठीक है ना। तो ये इसमें जब अपन कलर डालेंगे, वापस सुन लो, जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात हो रही है तो जो सेल वॉल है वो क्या है, मोटी है, थिक है, ठीक है। मैंने इस पे अभिरंजन डाला तो इसने क्या किया, मोटी है तो इसने बहुत सारा ग्रहण कर लिया। भाई धो भी दोगे इसको अल्कोहल से तो भी इसमें कलर आपको मिलेगा। भाई अपन नीले रंग की जीन्स डाल रहे हैं, उसके पोर्स क्या हैं, मतलब छेद जो हैं, मतलब जो कपड़ा होता है उसमें भी पोर्स होते हैं, उसमें छेद बड़े तो उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया कलर को, है ना। आप उसको धोगे कलर तो निकलेगा लेकिन उसमें फिर भी नीला रंग रहेगा। सेम हियर, यहाँ पे सेल वॉल में नीला रंग इसलिए रहता है क्योंकि सेल वॉल मोटी है पॉजिटिव की, जबकि यदि हम पतली की बात करेंगे किसमें, इधर, यहाँ पर सेल वॉल क्या है, पतली है। क्या है, सेल वॉल पतली है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पिंक कलर रह पाता है, नीला रंग यहाँ टिकता नहीं है। क्लियर होगी बात, आया समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब अपन डायग्राम देखेंगे यहाँ पर सही वाला, अब यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। देखो क्वेश्चन जो आता है वो बहुत सारा आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, ये देखो ये मोटी है, ठीक है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो हमने बोला ये देखो, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ये टिकॉइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टिकॉइक एसिड। क्वेश्चन आता है आपके नीट में भी आता है क्वेश्चन कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या ऐसा पाया जाता है जो ग्राम नेगेटिव में नहीं पाया जाता है, टिकॉइक एसिड। ये टिकॉइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। देखो ग्राम नेगेटिव में आपको कहीं पर भी टिकॉइक एसिड दिख रहा है, नहीं, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पर, ये भी जो है, देखो दोनों की जो सेल वॉल है, जो
बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल जो है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, दोनों की सेल वॉल जो बनी हुई है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। ये दिमाग में फीड कर लो। दूसरी बात, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है। ये बात याद रहेगी। अब यहां पर आप देखो जो अंतर है, यहां पर पॉलीसेकेराइड लेयर पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। किस पे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन, पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। जबकि यहां पर कोई भी लेयर आपको दिख रही है क्या? ये वाली लेयर यहां पर नहीं है, एब्सेंट होती है। ये आपको तीसरी बात याद रखने वाली है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर दिखाने के लिए। आया समझ में? ये देखो यहां पर जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और यहां पर जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। और ये बच्चों शायद मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं। और यहाँ पर पोरिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कहाँ पर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरिन प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कोई पोरिन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर टिकोइक एसिड पाया जा रहा है और यहाँ पर पोरिन प्रोटीन पाए जा रहे हैं। याद रखने वाली याद आ गई समझ में, दोनों का डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो ग्राम धनात्मक जो ग्राम अभिरंजित होते हैं, है ना, जो ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट जो है, आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि जो ग्राम स्टेनिंग है उसमें कौन कौन से अभिरंजन होते हैं। तो क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो मेन अभिरंजित होता है। मेन जो अभिरंजन यूज करते हैं वो कौन सा है? क्रिस्टल वॉयलेट। ये आंसर ही आएगा और कोई आंसर नहीं आएगा, क्रिस्टल वॉयलेट। तो ग्राम धनात्मक कौन होगा? जो क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ढूंढ के रख लेना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ढूंढ के रख लेना। मैंने यहाँ पर एक एक लिखा है, आप और लिख लें। उदाहरण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया पैदा करता है ना, वो जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जीवाणु जो ग्राम अभिरंजित नहीं हो पाते, यानी इसमें क्रिस्टल वॉयलेट नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम ऋणात्मक कहेंगे। और उसका उदाहरण है ई कॉलाई। याद रहेगा? अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ू। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इतना देर लगाई है। 1 मिनट यहां पर मैं ये देख लूं, ये क्रिस्टल वॉयलेट है, क्रिस्टल वॉयलेट। अब ये वाला भी अपन को समझ में आ गया। अब है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। यह कोशिका भित्ति के आकार को निर्धारित करती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ होती है बच्चों? हमने बात करी थी, ये है सेल वॉल, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो आपको दिख रही है तीसरी जो लेयर है, ठीक है, ये होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो तीसरी लेयर है ये है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या करेगी? जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, इसके आकार को निर्धारित करेगी। कार्य पूछा जा सकता है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका मेन कार्य क्या है? तो जो कोशिका भित्ति होती है उसके आकार को निर्धारित करने का कार्य करती है। इसके साथ साथ ये सपोर्ट सिस्टम का भी कार्य करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और सुरक्षा भी देती है। 3 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला, सेल वॉल के कोशिका भित्ति को ये आकार निर्धारित करती है, सुरक्षा का कार्य करती है और इसके साथ साथ ये सपोर्ट भी करती है। गेट इट? अब ये सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है। सशक्त करती है ना, संरचना देती है एक अच्छी सी, तो क्या देगा? सपोर्ट सिस्टम देगा। ठीक है, जो जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाती है। भैया क्या हुआ? बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया, इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हमारी बॉडी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है और बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में आ गया। ये लो बैक्टीरिया आ गया, है ना। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या है? सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और ये ग्लाइकोकैलिक्स भी है ना। ये बैक्टीरिया पे क्या आप ये बताओ, कोई हमारे घर में आ जाए और वो हमारा नुकसान करे तो हम नुकसान करने देंगे क्या? यदि कोई हमारे घर में अनवांटेड पीपल आ जाए, है ना,
अनवांटेड पर्सन आ जाए, तो क्या तुम अपने घर में नुकसान करने दोगे क्या? तुम कुछ ना कुछ करोगे, हो सकता है मारो, हो सकता है पुलिस को कॉल करो, हो सकता है आसपास वालों को आवाज़ दो, कुछ ना कुछ करोगे। हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। हमारी बॉडी भी काम करेगी कि हमारी बॉडी में कोई आएगा तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को जगाएंगे, हमारी बी सेल, टी सेल कार्य करना स्टार्ट कर देगी, मास्ट सेल, मैक्रोफाजेज, इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वो कार्य करना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए इस पर अटैक होना शुरू हुआ हमारी बॉडी की तरफ से, हमारी बॉडी इस बैक्टीरिया पे अब अटैक कर रही है, तो अटैक कर रही है तो क्या होगा बच्चों, जो इसने इनिशियल लेवल पे, हमारी जो इम्यूनिटी ने या हमारा जो इम्यून सिस्टम, उसने जो इस इनिशियल लेवल पे जो भी केमिकल पास ऑन करे, है ना, जो भी केमिकल पास ऑन किए, निकाले, सिक्रीट किए, उन केमिकल का इस पे असर नहीं हो रहा, बड़ा चालू है। क्यों? क्योंकि इस हो सकता है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स और जो सेल वॉल है वो इतनी स्ट्रांग होती है, इन पे कोई असर ही ना पड़ रहा हो। भाई कुछ हो सकता है, देखो मेरे अंदर भी बैक्टीरिया है और आपके अंदर भी बैक्टीरिया है, या तीसरे बंदे में भी बैक्टीरिया है, हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तीसरा नंबर जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, हो सकता है मेरा भी कमज़ोर हो, तो कुछ समय बाद वो निमोनिया जो है, मान लीजिए ये अपने पास निमोनिया वाला ही बैक्टीरिया गया, वो मुझे निमोनिया कोज कर देगा, लेकिन हो सकता है आपको ना करे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो मेरा यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स या सेल वॉल था वो स्ट्रांग था, किसका? बैक्टीरिया का, जबकि मैं कमज़ोर थी, तो उसने मेरे को नुकसान पहुँचा दिया। यहाँ पर हिम्मत वाला है कौन? ये बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसका सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आने वाले जितने भी एंजाइम्स या जो भी सिक्रीशन हो रहा है बॉडी में, उससे उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। तो काम क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ये डिग्रेड नहीं हो रहा, ये डिग्रेड नहीं हो रहा, मतलब ये फट ही नहीं रहा, ये टूट नहीं रहा। जैसे ये टूट गया है ना, ये टूट गया, ये टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स उसको हेल्प कर रही है फटने में, तो वो अपना कार्य अपने तरीके से निरूपित कर लेगा। और यदि फट गया तो ये काम नहीं करेगा, तो ग्लाइकोकैलिक्स इसको बचाने में हेल्प कर रही है, हाँ या ना? बचाने में हेल्प करेगी, हाँ या ना? आया समझ में? तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होती है। इसमें जो हर जीवाणुओं में ये अलग उसकी जो रचना होती है, हो सकता है स्लाइम लेयर हो सकता है कैप्सूल हो, है ना? तो अब अपपंख परत, इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, ठीक है। और ये संपुटिका है, इस संपुटिका को हम बोलेंगे कैप्सूल। खाने वाला कैप्सूल नहीं, कैप्सूल जो कैप्सूल अपन खाते हैं उसके बाहर आपने एक परत देखी, उसके अंदर आप जब कभी कैप्सूल को खोल के देखोगे तो उसमें जो ड्रग होती है, जो हमें लेनी होती है, दवाई मेडिसिन जो होती है, वो हम अपटेक करते हैं, इनटेक करते हैं, हाँ सॉरी अपटेक नहीं, इनटेक करेंगे, हाँ या ना? तो जो कैप्सूल होता है ना, ये बीच में से ओपन होता है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म भरा होता है जो दवाई हमें लेनी होती है। तो ये जो कैप्सूल है, जो उसका भारी कवरिंग है, ये क्या कर रहा है? अंदर वाली दवाई को सुरक्षा दे रहा है उस दवाई पे, ताकि हाथ ना लगे, अंदर जाए तो वो सीधा जहाँ पर वो पहुँचनी है वहाँ पर ही वो पहुँचे। पता है इसका भी काम होता है। कैप्सूल और टैबलेट में अंतर होता है, आपने कभी देखा है? नेट पे सर्च करना कि कैप्सूल, और जब टाइम मिले, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ज़रूरी नहीं है आप करें, बट इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कैप्सूल और जो टैबलेट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों कैप्सूल हम यूज़ करते हैं, क्यों टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ें इनका साइट, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे ही जाकर के अटैक करती हैं। तो कैप्सूल और ये क्या होगी? स्लाइम लेयर। तो यदि ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आच्छाद हो, स्लाइम लेयर देखो पतली, ये लो, ये बैक्टीरिया है, मैंने स्लाइम लेयर बना दी, ये इसकी तरफ स्लाइम लेयर बना दी। यदि कैप्सूल होगा तो वो सॉलिड होगा, कैप्सूल होगा वो सॉलिड लेयर होगी। तो यदि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो ढीली होगी तो उसको हम बोलेंगे अवपंख परत, यानी कि स्लाइम लेयर। यदि ग्लाइकोकैलिक्स जो है मोटी और कठोर होगी, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो मोटा होता है, तो आवरण के रूप में हो तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। और यहाँ पर जो एक डायग्राम दे रखा है, ये देखो, ये जो है ग्रीन कलर का, जो मोटा मोटा, कलर चेंज करना पड़ेगा भैया, ये जो आप देख रहे हो ना इतना मोटा मोटा, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का है, ये इसका क्या है? कैप्सूल है। देखो अब कितना मोटा है, कितना हार्ड है, तो सुरक्षा तो देगा ही। आया समझ में? ग्लाइकोकैलिक्स वाली चीज़ें समझ में आ गई, सेल वॉल समझा दी, ग्लाइकोकैलिक्स का समझा दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आएगा अपने टॉपिक में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
जीव प्रद्रव्य जालिका। अब जीव प्रद्रव्य जालिका है, ये सिर्फ अभी अपन थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी जब अपना वास्ट टॉपिक आएगा, मॉडल आएंगे आगे जा करके तब, ठीक है। तो जीव प्रद्रव्य जालिका, कलर चेंज कर लूं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको इसके नामों से भी जाना जाता है, याद होना चाहिए आपको कि सेल मेम्ब्रेन भी यही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, जीव प्रद्रव्य जालिका इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, झिल्ली का, सॉरी। इसके द्वारा कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है आवागमन करना, ट्रांसपोर्ट करना। जो भी आयन है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, मतलब जो जीव के बॉडी में जाते हैं, देखो ये जीव है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य होती है, आर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, आर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल होती है, जिससे आयन आ सकते हैं, जिससे आयन बाहर जा सकते हैं। ये नियंत्रण करती है आवागमन को। हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपन मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। अभी जितना अपन ने यहाँ लिखा हुआ है बस उतना समझ लो। ये क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स और आयंस के ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित, कंट्रोल करती है। ये मना कर देगी तो बाहर नहीं जाएगा, ये बोलेगी आएगा तो ये आएगा। आया समझ में? तो यह झिल्ली संरचना में यूकैरियोटिक झिल्ली के समान ही होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको बोला था कि दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम ही होती है। मीजोजोम, ये हम पढ़ चुके हैं, इन्वेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक इन्वेजन बना रही है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। ये एक विशेष झिल्ली में संरचना है जो जीव प्रद्रव्य झिल्ली की कोशिका से फैलाव में, यानी कि जो हमारी झिल्ली है उसके कोशिका द्रव्य में, ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फैलाव होगा वो कहलाएगा हमारा मीजोजोम। और मीजोजोम कहते हैं ये फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। मतलब ये ट्यूबुलर हो सकती है। ये देखो ये ट्यूबुलर फॉर्म है, हाँ या ना, ये ट्यूबुलर फॉर्म में सैक में है, एक सैक बनाया हुआ है ना। और क्या हो सकता है, ये विकोशिका भित्ति के निर्माण में डीएनए प्रतिकृति में, जो डीएनए का जो क्लोनिंग होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उस दौरान भी ये हेल्प करती है मीजोजोम, ठीक है। और इसकी संतति कोशिका के वितरण में, जो इनकी सेल की जो सेल डिवीजन होगा, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होगा उसके बाद में जो उसकी संतति का जो वितरण है उसको भी हेल्प करती है। उसमें भी मीजोजोम श्वसन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, स्त्रावी प्रक्रिया में सिक्रीशन ग्लैंड की तरह कार्य करती है, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ में एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। बच्चों देखो, सबसे पहले है आपका 11th क्लास में या 12th क्लास में या आगे भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम में जहाँ लिखने वाली चीज़ होगी ना, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है मीजोजोम क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, मीजोजोम के कार्य का वर्णन करें या मीजोजोम के कार्य बताएं, तो ये अच्छे से देख लेना। क्लियर बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। वर्णिकी लवक, वर्णिकी लवक जो है वो बच्चों क्या होते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं, है ना, कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट में अपन ने कलर देखा है, ग्रीन कलर होता है ना, फिर जैंथोफिल, है ना, ऐसे अलग अलग कलर होते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो वर्णिकी लवक होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोकैरियोट जैसे नील हरित जीवाणु, है ना, नील हरित शैवाल होती है, उसके अंदर कोशिका ये तो साइनोबैक्टीरिया है। नील हरित जो जीवाणु है वो कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसकी झिल्ली में विस्तार होता है और जिसे वर्णिकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, इसमें जो साइनोबैक्टीरिया में जो वर्णक है वो पाए जाते हैं, इसको वर्णिकी लवक कहते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। जो जीवाणु की कोशिका है, अब क्या होगा बच्चों, इधर देखो एक बार, ये जीवाणु है, ठीक है, इसमें कैसी इस तरह की निकली होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, यानी कि
कशाभिका, ठीक है, कशाभिका बोलते हैं। अब ये कशाभिका दोनों तरफ हो सकते हैं, एक तरफ भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ जो गुच्छा है वो सिर्फ एक ही तरफ हो सकता है, या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो। तो ये जो कशाभिका है वो बहुत सारी जगह होती है, अलग अलग जगहों के आधार पे ये अलग अलग कहलाती है, ठीक है। अब कशाभिका ये जो चलायमान बनाती है, बैक्टीरिया को जो चलायमान लॉक्यूमेशन के लिए हेल्प करती है वो होती है सीलिया, है ना, और पक्षमाभ, कशाभिका, फ्लैजिला, और इसके अलावा भी कुछ संरचना होती है, उस पर झालर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। फाइन। तो कशाभिका क्या है? यदि जीवाणु कोशिकाएं चलायमान हो तो उनमें कशाभिका भित्ति, ये कशाभिका जो भित्ति है वो पाई जाती है, पतली संरचना होती है जिसे हम कशाभिका कहते हैं, ठीक है। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास जो है वो भिन्न भिन्न होता है, अभी मैं बताऊंगी। फाइन। जीवाणु कशाभिका के 3 भाग होते हैं, ये देखो ऐसे, एक मिनट, फिलामेंट, हुक, ठीक है, ये जो है वो किसका डायग्राम है बच्चों? ये डायग्राम है फ्लैजिला का, ठीक है, यानी कि कशाभिका का अपन ने डायग्राम देखा है, कशाभिका का अपन ने डायग्राम देखा है। आपको बोल रहे हैं तंतु, अंशक और आधारीय शरीर, ठीक है। तो इधर देखो, ये जो है वो इसकी बेसल बॉडी कहलाती है, बेसल बॉडी। इधर भी लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा इसका क्या हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है। अंकुश यानी कि हुक, तंतु यानी फिलामेंट, ठीक है ना। तो फिलामेंट वाला पार्ट ये रहा, हुक वाला, अंकुश वाला पार्ट ये रहा, और ये नीचे जो बेसल बॉडी होती है उसमें रिंग्स पाई जाती है, ये है एल रिंग, ये है पी रिंग और ये है एम रिंग। ये मैंने जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायग्राम बनाया है वो बनाया है मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायग्राम बनाया मैंने ये, ठीक है। क्या बनाया मैंने? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायग्राम बनाइए। अब मेरे को कैसे पता लगेगा ये ग्राम पॉजिटिव का है कि ग्राम नेगेटिव का है ना भाई? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो अपन ने बनाया है ये ग्राम पॉजिटिव का बनाया है कि ग्राम नेगेटिव का, ये देखना है हमें। तो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो फिलामेंट है ना, यहाँ से जो निकलता है वो निकलता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये पूछा जाता है इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। आप बोलोगे मैडम बुक में तो है ही नहीं, लेकिन बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं ना, नीट में क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? अब आपको पता है अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, हो सकता है हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं हो कि वो हमें इंस्टीट्यूट में भेजे। भाई कुछ बच्चे जो है किसान परिवार से हो सकते हैं, गरीब परिवार से हो सकते हैं, मध्यम परिवार से होते हैं, है ना। तो हो सकता है ना उनके पास कोचिंग के पैसे ना हो सकता है कि उनके पास स्कूल ही ना हो जाने के लिए, हो सकता है उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज ना हो, लेकिन आजकल मोबाइल सबके पास होता है ना। हो सकता है आपके पास में जो स्कूल है उसके पास आपको ऐसी कोई लैब प्रोवाइड करा दी जाए जो आपको पढ़ने में हेल्प कर सके हमारे इस वीडियोस के द्वारा। तो भैया जितना नीट का मैं दे रही हूँ अभी, जितना मैं आपको नीट का दे सकती हूँ उतना तो ले लो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जब हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपको भी तो बनता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो मैंने बनाया वो बनाया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायग्राम है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायग्राम है। 3 मुख्य तत्व होते हैं, फिलामेंट, हुक
और तीसरा है हमारी बेसल बॉडी। तो बच्चों मैंने बोला ये नेगेटिव है, तो आप कैसे बोलोगे मैडम नेगेटिव क्यों? कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसमें ये 3 या फिर 4 रिंग पाई जाती है, ये 3 या 4 रिंग पाई जाती है। एल रिंग का मतलब होता है लिपिड रिंग, पी रिंग मतलब होता है पॉलीसैकेराइड रिंग, एम रिंग का मतलब होता है मेम्ब्रेन रिंग, मेम्ब्रेन रिंग, पॉलीसैकेराइड रिंग और लिपिड रिंग। आया समझ में, है ना? लिपिड रिंग, पॉलीसैकेराइड रिंग, मेम्ब्रेन रिंग। ये इसके अलावा एक और रिंग होती है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो वो भी मैं आपको बताती। तो ये जो 3 रिंग है वो तो ग्राम नेगेटिव में पाई जाएगी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 2 ही रिंग पाई जाती है, सिर्फ 2 ही रिंग पाई जाती है। आया समझ में? तो हमने देखा जीवाणु का, फ्लैजिला का डायग्राम समझ में आ गया। अब है तंतु। तंतु यानी कि फिलामेंट्स, ठीक है, फिलामेंट स्ट्रक्चर। कशाभिका का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है ये फिलामेंट, जो तंतु होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ये जो कोशिका की सतह है, देखो ये सतह है ना, ये बाहर की तरफ फैला हुआ होता है। जीवाणु की सतह पर ये पाई जाने वाली संरचना, रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। मतलब ये जो फ्लैजिला होती है वो लॉक्यूमेशन में उसको गमन करने में हेल्प करती है। अब अपन पढ़ेंगे रोम क्या है। यह लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की, ठीक है। झालर, ये लघुशुक होते हैं, जैसे तंतु हैं, कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, ये बाहर होते हैं कोशिका के। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों वे पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। देखो जो ये फ्लैजिला होते हैं या जो सीलिया होते हैं, है ना, सीलिया, फ्लैजिला, ये क्या करते हैं, इनको चलने में हेल्प करते हैं। और कुछ तो क्या होता है, तैरने में भी हेल्प करते हैं, और कुछ जो है अटैचमेंट में, है ना, अटैचमेंट में, स्विमिंग में और लॉक्यूमेशन में, लॉक्यूमोशन में, है ना। लॉक्यूमेशन यानी कि चलन में, गमन में, स्विमिंग यानी तैरने में, और अटैचमेंट और चिपकने में भी, किसी सतह से चिपकने में भी ये इनको हेल्प करता है। आई समझ में बात क्लियर? अपना ये अब मतलब फ्लैजिला हो गया खत्म, फ्लैजिला समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे राइबोसोम क्या है ना। राइबोसोम की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका जीव प्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं, जो जीव प्रद्रव्य झिल्ली है उससे जुड़े रहते हैं। इनका जो आकार होता है वो 15 से mm होता है। अब 2 उप इकाइयाँ 50S और 30S की बनी हुई होती है, ध्यान रख लेना। ये कितनी उप इकाइयाँ पाई जाती है? 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है, एक होती है 50S, एक होती है 30S, ठीक है। कुल मिलाकर के 7, भाई 30 और 50 कितने होते हैं? 70 हो गए ना। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। देखो जो राइबोसोम होता है वो RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है ना, RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो अब क्या होगा आपका कि जो राइबोसोम है बच्चों, आपको ये बताना है कि राइबोसोम में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है और जो हमारी RNA की मात्रा है वो कितनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना। RNA कितना है और प्रोटीन कितना है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। आपके लिए सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, नीट में जरूर आता है, तो ये जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। बहुराइबोसोम, अब क्या होता है बच्चों, ये होता है mRNA। mRNA बोले तो मैसेंजर, संदेशवाहक RNA, mRNA यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। M का मतलब है मैसेंजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदेशवाहक RNA। mRNA क्या करता है, संश्लेषण में काम करता है ना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। पता है क्या, mRNA प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है राइबोसोम के द्वारा। तो ये देखो जो डायग्राम दिख रहा है, ये mRNA, अपना कलर चेंज कर लो,
ये क्या है अपना mRNA है, और ये क्या है हमारा राइबोसोम है, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट, ये इसकी लार्ज सब यूनिट। ये क्या करती है, जब ये mRNA है इस पे बहुत सारे राइबोसोम है ना प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। जब बहुत सारे राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बहु राइबोसोम, यानी बहुत सारे राइबोसोम, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, कलर चेंज कर लो, पॉली, ये छोटा आएगा, ठीक है, पॉलीराइबोसोम। तो ये बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए पे यानी कि एमआरएनए पे, है ना, एमआरएनए लिख देती हूँ, एमआरएनए से संबंध होकर, उससे जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुराइबोसोम या फिर बहुसूत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये बहुराइबोसोम यानी कि पॉलीराइबोसोम एमआरएनए से जुड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है। अब है अंतर्विष्ट पिंड। क्या होगा, अंतर्विष्ट पिंड। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ, जो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उसमें जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। जो बचे हुए पार्ट्स हैं, है ना, जो बचे हुए पदार्थ हैं जो भी अपने प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जितना अपन पढ़ चुके हैं उसके अलावा, वो अंतर्विष्ट के रूप में पड़े हुए होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते, इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, और एवं कोशिका द्रव्य में ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली में तैरते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं क्योंकि इनमें झिल्ली नहीं होती, स्वतंत्र रूप से अपने आप तैरते रहते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, ये फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। याद रखना, ये अंतर्विष्ट पिंड कौन कौन से होते हैं, गैस रसदानी, नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। मतलब ये अंतर्विष्ट के एग्जाम्पल हैं। गेट इट। तो इस तरीके से अपना ये जो थर्ड वाला जो पार्ट था वो भी खत्म। आया समझ में, अच्छे से आया, हर चीज़ मैंने एक लाइन चीज़ बताइए। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठा करो, अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठा करो, ताकि आप उस चीज़ों में, देखो सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ वो तो आप लिखो, है ना। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर अंडरलाइन जहाँ पर हो रही है, जो चीज़ मैं एज इट इज़ बता रही हूँ उसको अंडरलाइन कर लो, जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको अपनी कॉपी नोट्स में लिख लो। इजी हो जाएंगे, नोट्स भी बन जाएंगे, चैप्टर भी एक एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब तो भैया कहीं से भी पूछ ले, अब तो भैया कहीं से भी तुम क्वेश्चन पूछ लो, हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हाँ है ना। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, जब तक मैं चल रही हूँ नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।